अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स की टीम इस वक्त बंगाल के चुनावी दौरे पर है और ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम है बंगाल यात्रा। बंगाल से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सिर्फ नेताओं के इंटरव्यूज़ नहीं कर रहे हैं, न सिर्फ ग्राउंड ज़ीरो से कुछ हक़ाइक़ आपको बता रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन लेकर आ रहे हैं, बल्कि इस दौरे के दौरान बंगाल यात्रा में कुछ अनोखी चीज़ें भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इन अनोखी चीज़ों में एक चीज़ हमारे पास बहुत अहम है, वो है किताब। इस किताब का नाम है बंगाल के मुसलमान। इस किताब में दरअसल ये जायज़ा लिया गया है, बताया गया है कि बंगाल के मुसलमानों के साथ यहाँ बनने वाली हुकूमतों ने क्या क्या सलूक किया है, मुसलमानों के साथ क्या होना चाहिए था और क्या किया गया, मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर किस तरह इस्तेमाल किया गया और उनके साथ कुछ नहीं किया गया। इसलिए भी ये किताब अहम है कि बंगाल जम्मू कश्मीर और आसाम के बाद तीसरी रियासत है जहाँ 28% से ज़्यादा मुसलमान हैं। तज्ज़िया-निगार कहते हैं कि जिस स्टेट में 28% किसी एक कम्युनिटी की आबादी होती है उसकी हुकूमत बननी चाहिए, उसका आदमी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहरहाल इस किताब के जो राइटर हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, वो हैं नूरुल्लाह जावेद। नूरुल्लाह जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, कई अखबारात के लिए कॉलम लिखते हैं, तज्ज़िया करते हैं, टीवी चैनलों पर आते हैं। इसके अलावा UNI उर्दू की मशहूर उर्दू न्यूज़ एजेंसी है, आप वहाँ सब एडिटर हैं और कोलकाता में आप रहते हैं, कोलकाता बेस पर ही आप सहाफ़ी माने जाते हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस किताब में उन्होंने क्या लिखा है। नूरुल्लाह जावेद साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि इस किताब का नाम आपने रखा है बंगाल के मुसलमान। ऐसा क्या है इस किताब में जो आपने लिखा और चुनाव के दौरान आपने इसको रिलीज़ किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस किताब का ताल्लुक़ इंतखाबी सियासत से नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि ये मौका आ गया। मैं समझ रहा था शायद कि इलेक्शन इंतखाब का जो ऐलान है मार्च के आखिर हफ्ते में होगा, तो इंतखाब मई और जून में होंगे, या अब अप्रैल के आखिर में या मई के इसमें होगा। तो ये, लेकिन मैंने इस मौके का भी इंतखाब नाज़रीन को बता दें कि इस किताब का जो रस्म इजरा हुआ है, जो रिलीज़ हुई है अभी 21 मार्च को कलकत्ता ईरान सोसाइटी में। जी, तो मेरा मकसद ये था कि इंतखाब से पहले आ भी जाए, ताकि वोट मुसलमान किसी को भी दें, लेकिन उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि उनके साथ सियासी जमातों का क्या खेल रहे हैं और सियासी जमात ने उनको किस तरीके से लिया है, क्या उनको संजीदगी से लिया है या उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो ये मैं पूरी किताब मगरबी बंगाल के मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस किताब में कुछ देखिए, इस किताब में 3 हिस्से में तकसीम मैंने किया है। पहला हिस्सा ये है कि पहला बाब है कि बंगाल के मुसलमान, मैंने बंगाल में मुसलमान की इस्लाम की इब्तिदा कैसे हुई, मुसलमान कहाँ से आए हैं। तो मैंने ये बताया कि कुछ खलीज बंगाल से के किनारे से बंगाल कुछ सूफिया किराम जब बंगाल आए तो यहाँ आके उन्होंने बुदबाश इख्तियार की और उनके रहन सहन, उनके तालीम, उनके तबलीग से बड़े पैमाने पर जो बंगालों में जो दलित तबका था या बैकवर्ड क्लासेस थे, इनके से मुतासिर हो इस्लाम कबूल किया। क्योंकि बंगाल ब्राह्मणिज़म के साए में हमेशा रहा है और ब्राह्मणिज़म की एक लॉबी रही है जो हमेशा हिंदुओं के बैकवर्ड क्लासेस को, दलितों को अपना ग़ुलाम बनाए रखा था। जब ये यहाँ सूफ़ी और अरब ताजिर आए यहाँ पे और इनका रवैया देखा, इनकी माशरत देखी, तो ये लोग इस्लाम की तरफ कबूल किया। तो मैंने तारीख़ के हवाले से, मुख्तलिफ़ तारीख़ी किताबों के हवाले से मैंने ये बात इसमें ज़िक्र की है कि बंगाल में मुसलमान कब, सूफिया किराम की आमद कब हुई है। अच्छा, 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़रिए यहाँ पे आए। इस्लाम तो हिंदुस्तान में 17 कुतुबुद्दीन ऐबक उन्होंने दिल्ली में हुकूमत, उसके उन्हीं के दौर में पहली मरतबा बंगाल में 1204 में पहली मरतबा मुस्लिम हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। 1204 में बिल्कुल जी उसी दौरान में यहाँ भी लोग सूफिया आए और जिसमें लेकिन सूफिया किराम जो है 874 में भी आ गए थे, 1170 में भी आए, 1191 में, जिसमें शेख बहाउद्दीन ज़करिया और शाह सुल्तान बायज़ीद बस्तामी। तारीख़ की बात हो गई। अभी हम बात करें अगर असल मुद्दे पर कि बंगाल में आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की हुकूमत रही है, कई लोगों की रही, फिर 35 सालों तक लेफ़्ट की हुकूमत रही है और 10 सालों से TMC की हुकूमत है। तो आप बहुत साफ अंदाज में बताइए कि 35 साल जो लेफ़्ट की हुकूमत थी, उस 35 साल में मुसलमानों के साथ क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या मुसलमानों के लिए किया गया? कि मुसलमानों की, मैंने इसमें एक चैप्टर है मगरबी बंगाल के मुसलमानों की पसमानदगी के तारीख़ी पस मंज़र, कि मुसलमान पसमानदगी के शिकार क्यों, उसके तारीख़ी पस मंज़र क्या है। दरअसल 1905 में बंगाल एक मरतबा तकसीम हो चुका था मज़हब की बुनियाद पर। फिर 1911 में आते आते बंगाल को फिर एक कर दिया गया। फिर 1947 में बंगाल तकसीम हुआ और सबसे पहली जंग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बंगाल में ही लड़ी गई थी। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के
की क़यादत में लड़ी गई और नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त हुई अपने लोगों की गद्दारी की वजह से पलासी के मैदान में। तो उसके मीर जाफ़र की गद्दारी की उसका जो समाज जो सिराजुद्दौला के साथ जो सलूक हुआ और जिस तरीके से अंग्रेज़ उनकी मीर जाफ़र की ख़ानदान वालों ने सिराजुद्दौला के साथ बदसलूकी की, उसका एक नफसियाती असर मुसलमानों में पड़ा। और चुनांचे जब अंग्रेज़ ये 1757 के बाद 1787-88 में जब मुसलमानों तालीमी इदारे कायम हुए अंग्रेज़ों के, तो ये मुसलमान उनकी तरफ तालीम हासिल नहीं कर रहे थे, बाइकाट की नौबत थी। तो इस तरह क्या हुआ कि गैर मुस्लिम जो थे, बरहमन तबका जो था, उन्होंने अंग्रेज़ों की तालीमी पॉलिसी को अपना लिया और वो तालीमी मैदान में तरक्की करते हुए चले गए और मुसलमान तालीमी मैदान में पीछे चले गए। और यहाँ जो दीवानी लैंग्वेज जो थी वो फ़ारसी थी, तो यहाँ के सरकारी ओहदों पर मुसलमान काबिज़ थे। जब अंग्रेज़ आए, इन्होंने अदालत में अंग्रेज़ी ज़ुबान लागू किया और मुसलमान अंग्रेज़ी पढ़ नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे दीवानी अदालत में भी मुसलमान पीछे चले गए। और तमाम मैंने तारीख़ के बहुत अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ के हवाले से भी लिखा है कि उस वक्त कोई ऐसे ओहदा नहीं था जिसमें मुसलमान पाए जाते हों। तो ये पस मंज़र हुआ। उसके बाद आलिया यूनिवर्सिटी कायम हुई, ये आलिया मदरसा कायम किया गया ताकि मुसलमानों को किसी दर्जे में, चूँकि बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी रही है कि मुसलमानों की मुस्लिम लॉ से छेड़खानी न की जाए, किसी भी मुसलमान किया, हिंदुओं के भी हिंदुओं की पर्सनल लॉ से छेड़खानी नहीं हो, किसी भी मज़हब की पर्सनल लॉ के खिलाफ छेड़खानी ना की जाए ताकि उनके अंदर हमारे खिलाफ इश्तिआल ना हो और हम यहाँ पाँव जमा लें। जब उन्होंने पाँव जमा लिया तब इन्होंने बगावत किया। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ यहाँ से काबिज़ होने के बाद ये पस मंज़र था बंगाल के मुसलमानों की पसमानदगी का। 1947 में जब मुसलमान बंटवारा हुआ तो मुसलमानों का जो करीमी तबका था, बिलखुसूस कलकत्ता में जो तालीम याफ़्ता तबका यहाँ आ गए थे, तो उनको ये एहसास हुआ कि बांग्लादेश में हमारे लिए नौकरी के मौक़े ज़्यादा हैं, चूँकि बड़े बड़े बंगाली वहाँ भी काबिज़ थे बंगाली नौकरी में, वो छोड़ के यहाँ आ रहे थे, नौकरी ओहदे खाली हो रहे थे। तो कलकत्ता के जो बंगाली मुसलमान थे, कलकत्ता शहर में आबाद होने वाले, वो बड़ी तादाद में वहाँ चले गए। और यहाँ जो रह गए, जो यहाँ बड़ी तादाद रह गई, जो आमतौर पर किसान, खेत में काम करने वाले मज़दूर तबका रह गए, खेत गांव में शहर में रहने वाले। और कलकत्ता शहर में हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल 40% मुस्लिम आबादी हुआ करती थी, लेकिन 47 के बाद यहाँ सिर्फ 20% आबादी रह गई। ये 20% कहाँ चली गई? इसमें से 15-16% आबादी चली गई बांग्लादेश, 4-5% आबादी जो है लगातार फसादात हुए। बिलखुसूस जो कांग्रेस के वज़ीर आला थे चंद्रसेन, उनके ज़माने में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। बड़े बड़े इलाके जो थे, जो मुस्लिम बहुल अक्सरती इलाका थे, बिलिया घाटा, बेहाला, ये सब इलाके मुस्लिम अक्सरती इलाके थे। आज यहाँ पे एक भी मुसलमान की आबादी नहीं है। बिलिया घाटा में एक मस्जिद है जिसका नाम सोलतिया मस्जिद है, जिनके नाम से मक्का में एक मदरसा भी है। उस खातून की लाखों करोड़ों वक्फ का जायदाद आज की तारीख़ में मदरसा सोलतिया मक्का मुकर्रमा में है। उनकी जायदाद, करोड़ों की जायदाद आज उनके पर फौजी काबिज़ हैं। तो ये जो मुसलमानों का वहाँ कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से बंगाल के मुसलमान पसमानदगी में चले गए। ये पस मंज़र लिखे। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ क्या? आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुसलमानों के सामने एक बड़ा सवाल था कि सिक्योरिटी सवाल था। आज भी सिक्योरिटी सवाल खड़ा है, एक बार फिर खड़ा हो गया हमारे सामने। तो बंगाल के आज़ादी, देखिए यहाँ बंगाल के बारे में जो बाहर जो रहते हैं वो आमतौर बोलते हैं कि बंगाल में फिर क़वालियत नहीं रही है। हाँ, लोग ऐसा तस्वुर क्या जाता है, उन्हें सिर्फ भागलपुर फसाद याद है, जमशेदपुर फसाद याद है, या फिर अभी सबसे ज़्यादा उनके जहनों पर सवार है गुजरात फसाद, या अभी दिल्ली में हुआ। लगता है कि सिर्फ गुजरात कम्युनल स्टेट है या बिहार कम्युनल स्टेट है, उत्तर प्रदेश कम्युनल स्टेट है। बंगाल के बारे में ये लोगों में तस्वुर पाया जाता है कि बंगाल में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम यकजहती है, भाईचारा है। कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये बात कहना है कि देखिए क्या हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले आप देखिएगा कि जनसंघ का क़याम बंगाल में हुआ। श्याम प्रसाद मुखर्जी का ताल्लुक बंगाल से था। बंकम चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा, जिन्होंने बंगला ज़ुबान में अरबी और फ़ारसी के अल्फाज को हटाने की मुहिम चालू की, जिन्होंने आनंद मठ लिखा, और क्या नाम है, पंडित मदन मोहन मालवीय, जितने लोग थे जो हिंदुओं के थे, सबका ताल्लुक बंगाल से था। बंगाल ने कम्युनलिज़म की परवरिश की है। लेकिन हुआ क्या कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के नज़रियाती तौर पर सैकड़ों नज़रियात के लोग थे, फसादात हो रहे थे, लेकिन वो मुसलमानों के तय नफ़रत का माहौल नहीं था। लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने अपने लिए जगह बनाने के लिए अपनी पूरी सियासत को रोटी कपड़ा मकान के इर्द गिर्द मुहव्वर किया। और 34 साल का लेफ्ट गवर्नमेंट जो थी, उसने पूरे सियासत को रोटी कपड़ा मकान की तरफ घुमाए रखा। उसकी वजह से फ़िरक़ावारियत को पनपने की जगह नहीं मिली। लेकिन इक़्तिदार पे कौन लोग काबिज़ थे? लेफ़्ट में कौन लोग थे आगे? सब ब्राह्मण लोग थे। मतलब करीमी ओहदे पर लेफ़्ट ने अपने लोगों को, ब्राह्मण रहे, लेकिन निचली सतह पर उन्होंने कम्युनलिज़म को बढ़ने नहीं दिया। खुद हत्ता कि जब पूरे हिंदुस्तान में मंडल और कमंडल की सियासत चल रही थी, जो
तो उस वक्त बंगाल में भी मंडल कमंडल के साथ का कोई भी चर्चा नहीं हुआ। ज्योति बसु से कहा गया कि आप मंडल सिफारिशात को लागू कीजिए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक ही दो ही बिरादरी है, एक गरीब और एक अमीर, हमारी लड़ाई अमीरों से है और गरीब के साथ हम खड़े हैं। ये सब सियासी नारे थी, सियासी। लेकिन जब 2011 में जब लेफ्ट गवर्नमेंट की, जब जाहिर बात है जब कोई हुकूमत तवील हो जाती है उसके अंदर कमी भी आती है और वो अपने नज़रियाती तौर पर भटक जाती है। लेफ्ट जो है, जो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है, उसका नतीजा हुआ कि बंगाल सनती तौर पर पीछे चलता चला गया। उसको उन्होंने रिवाइव करने के लिए जो ज़मीन हासिल करने की जो कोशिश की, सनद लाने की जो कोशिश की, उसकी वजह से बंगाली आमतौर पर नाराज़ हो गए। और उस दरमियान सचर कमेटी की रिपोर्ट भी आई जिसमें बतलाया गया कि मुसलमान पसमानदगी के शिकार हैं। इन दो चीज़ों ने लेफ्ट के तईम आवाम में नाराज़गी पैदा की और ममता बनर्जी ने बहुत चालाकी के साथ उस स्पेस को अपने हाथ में लिया। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इक़्तिदार में रहने के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो टेक्टिक्स अपनाई, जो तरीक़ेकार अपनाए, वो इंतहाई डेंजर साबित हुआ बंगाल की सियासत के लिए। यहाँ पहले से रेड कारपेट के नीचे फ़िरका परस्ती छुपी हुई थी, पहले से मुसलमानों के तई तासुब था, ब्राह्मण पहले से नहीं चाहते थे कि मुसलमान कभी तरक्की करे। आपको अंदाज़ा होगा कि विद्यासागर का नाम लिया जाता है समाजी मुसल्हकार के तौर पर। विद्यासागर का कारनामा ये है कि उन्होंने बेवा की शादी कराने की मुहिम चलाई, लेकिन विद्यासागर जिस कॉलेज के प्रोफेसर थे उस कॉलेज में सिर्फ ब्राह्मणों का दाखिला होता था। उन्होंने कोशिश करके सिर्फ कास्ट, राजपूत और भैयार, उनका दाखिला कराया, दलितों का भी दाखिला नहीं कराया। तो ममता बनर्जी ने क्या किया कि ममता बनर्जी ने आइडियलिज्म की सियासत शुरू की। क्या मतलब आइडियलिज्म? क्या ममता बनर्जी की जो सियासत शुरू हुई, जो मैंने इस किताब में जिक्र किया है, शनाख्त की सियासत, मेरे चैप्टर में आप देखिएगा, पोलराइजेशन के लिए जिम्मेदार कौन, बंगाल में आरएसएस का उरूज क्यों, बंगाल में हिंदुत्व की मुकाबला आ रही। तो आपको लगता है कि सारा ममता बनर्जी की? नहीं, सारा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2011 के बाद क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने क्या देखा कि मुस्लिम वोट एक बड़ी ताकत रखती है, 27% ताकत है, उसको हमें अपनाना है और कुछ हमारे गैर मुस्लिम तो है ही। उसके लिए उन्होंने ऐसी सियासत की जैसे उन्होंने ऐलान किया कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो मुसलमानों के लिए अलग मार्केट बनाएंगे, मुसलमानों के लिए अलग बाज़ार बनाएंगे। कल तक ज्योति बसु जब वज़ीर आला थे तो बहैसियत वज़ीर आला कहीं पर भी टोपी नहीं चढ़ाते थे। ममता बनर्जी के मुस्लिम महलों में गई और निकाब पहन के बड़ी तस्वीर लगाई गई। अब वही ममता बनर्जी उसके काउंटर में काली पूजा की और दुर्गा पूजा की तस्वीरें लगाई। तो बंगाल की सियासत में जो मजहबी सियासत नहीं होती थी, मजहब के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं होती थी, ममता बनर्जी ने उसकी शुरुआत कर दी। और ये जो शुरुआत हुई ये बीजेपी को फ़ायदा इसलिए पहुंचा कि बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया कि मुसलमान ममता से ममता है नहीं बल्कि मुमताज़ बेगम बन चुकी हैं सिर्फ मुसलमान। और ममता बनर्जी ने जैसे इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया, जबकि सरकारी ख़जाने से एक किसी भी मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देना किसी दर्जे में दुरुस्त नहीं है। बाद में अगरचे उन्होंने कहा कि हमने वक़्फ़ से बोर्ड से देंगे, लेकिन उसका उन्होंने सियासी इस्तेमाल किया मुसलमानों को लेने के लिए। और इस बीच में क्या हुआ कि जो सेकुलर फोर्सेस थी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, वो कमज़ोर होती चली गई। अब ज़ाहिर बात है कि जब ये पोजीशन कमज़ोर होगी, जो भी जगह खाली होगी किसी न किसी को भरना है, और बीजेपी ने आसानी से उस जगह को, ए पोजीशन की जगह को भर दिया। और ये ममता बनर्जी की जो सियासत थी, मुझे याद आता है कि 2016 में जब इलेक्शन हुआ, ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण के बाद अरुण जेटली इस प्रोग्राम में आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ममता के शपथ ग्रहण के फौरी बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी प्रेस क्लब में, मैं उसमें शरीक था। उन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन है हमारी शुरुआत है, अब 5 साल के बाद देखेंगे कि हम किस ताकत से आ रहे हैं। एक दूसरी बात ये कि उसके चंद 2 महीने के बाद, मई में रिजल्ट आया था, अगस्त या जुलाई की बात है, यहाँ एक हॉल में अमित शाह का प्रोग्राम हुआ, वर्कर से खिताब हुआ। उन्होंने, मैंने इस किताब में जिक्र भी किया है, उसकी रिपोर्टिंग मैंने भी की थी। अमित शाह पार्टी को मजबूत करने की तो बात याद दिलाते हैं, कैसे मजबूत होगा, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। उसमें एक आरएसएस का वर्कर पूछता है कि आप 3 घंटे की मीटिंग में आपने एक मरतबा ममता के खिलाफ नहीं बोला, आखिर क्यों? तो अमित शाह का जवाब बहुत तारीख़ी जवाब है। बोलते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर ममता बनर्जी हमें इतना मौक़े देंगी कि हमें ममता के ख़िलाफ़ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका इशारा ये था कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोट को साधने के लिए पोलराइजेशन की क्या नाम है, आइडेंटिटी पुलिस शनाख्त की सियासत करेंगी और ये उसका हम कम्युनलिज्म से फ़ायदा उठाएंगे। नूरुल्लाह जावेद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में, पूरी किताब में आपने लिखा कि बीजेपी को या आरएसएस को ममता बनर्जी की वजह से कदम जमाने का मौका मिला, उनकी सियासत की वजह से। दूसरी तरफ आपने अभी तारीख़ बताते हुए ये कहा कि कम्युनलिज्म की या आरएसएस
की जो शुरुआत हुई है वो एक तरह से बंगाल से हुई है। सारे बड़े बड़े कम्युनल लीडर तारीख में बंगाल में रहे, तो एक मतलब यहाँ की मिट्टी में पाया जाता है ये। यहाँ के रेड तो फिर ममता बनर्जी को क्यों आप ब्लेम करेंगे? हो सकता है कि लेफ्ट के दौर में, नहीं लेफ्ट के दौर में भी था, लेकिन लेफ्ट ने रोटी कपड़ा मकान की सियासत के आगे उसको रेड कारपेट के नीचे छुपा दिया था। और लेफ्ट ने उसको क्या किया कि लेफ्ट के कौन लोग थे लेफ्ट में? सब ब्राह्मण लोग थे। ओहदे यहाँ भी देखिए बीजेपी क्यों आगे आ रही है उसको समझने की ज़रूरत है। बीजेपी ने दो चीज़ें की हैं। बीजेपी आज इतनी बड़ी ताकत क्यों बनी है? बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ज़ात पात की सियासत नहीं हुई है। बिहार बदल गया, यूपी बदल गया, यूपी में ब्राह्मण लॉबी को तोड़ा है मुलायम सिंह यादव ने, लालू यादव ने तोड़ा है, नीतीश कुमार। बात बताइए, बंगाल में सियासत किस बात पर? जैसे बिहार को समझे तो बहुत ज़्यादा जातवाद की सियासत होती है, यादव, मुस्लिम, दलित, ओबीसी, या हर मतलब वो पॉलिटिकल पार्टियां भी इसी नाम से बनी हुई है, कुशवाहा की, उसकी यूपी में वही हाल है। बंगाल में क्या मामला है? देखिए बंगाल में 34% जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी उन्होंने इस सियासत को दाब दिया था, उसको जात बात की कोई सियासत नहीं किया। इन्होंने रोटी कपड़ा मकान के साथ किया, भाई हम आएंगे तो आपके लिए रोटी यकीनी होगी, हम आएंगे आपके लिए कपड़ा यकीनी होगा, हम आएंगे आपको मकान देंगे और हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और उसी इर्द गिर्द कांग्रेस के साथ घूमती थी और ये भी घूमती थी। लेकिन जब ममता बनर्जी जब आई उन्होंने क्या किया कि अलामती सियासत शुरू की कि दुर्गा पूजा में जाने लगी, उसकी तस्वीर आने लगी, मुस्लिम इबादतगाह त्यौहारों में शरीक होने लगी। तो एक तरह से जो बंगाल की सियासत में जो कम्युनलिज्म था वो उभर कर सामने, जो दिल में जो बात छुपी हुई थी वो एक बड़े तबके को नाराज़ है कि ममता सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, और वो जो दिल में छुपा हुआ था पाप जो बात वो दिल ज़ुबान पे आने लगी। और वो जो सियासत रोटी कपड़ा मकान का वो पीछे चला गया। लेकिन बीजेपी ने उसका फ़ायदा उठाया। देखिए बीजेपी ने क्या किया, मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के, मैंने किताब में जिक्र किया है, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से हर तबके में, हर शोबे में ब्राह्मण हावी रहे। हत्ता कि सिनेमा हॉल में, टॉलीवुड या जो यहाँ का सिनेमा है, टॉलीवुड में एक भी एक्टर मुसलमान नहीं हुआ है हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। जबकि हम लोग बोलते हैं बॉलीवुड में खान का दबा है, जब है ना नुसरत रूही जिसका अभी नहीं आई है ना, हाँ, नहीं आई है, मतलब गुस्सा 70 सालों में कोई भी, और दलित तो आया ही नहीं है, बैकवर्ड क्लास कोई है ही नहीं। जितने भी एक्टर अदाकारें हैं सब के सब बड़ी ताकत से। तो ये बंगाल के साथ अच्छा, बंगाल की सियासत में आजकल एक्टर एक्ट्रेस पे बड़ी नज़र है। ममता बनर्जी ने भी एक्टर एक्ट्रेस को बड़ी जगह दी है। बीजेपी का भी यही मामला है क्या है ये पहली बात बीजेपी ने क्या किया कि उसको, बीजेपी ने क्या किया कि पहली मर्तबा बीजेपी ने अपनी पार्टी की कमान जो है एक बैकवर्ड क्लासेस को सौंपी, जो कलकत्ता का नहीं रहने वाला, दिलीप घोष, जो कलकत्ता का नहीं था। वरना लेफ्ट फ्रंट से लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी में अब तक जो लोग भी पार्टी के सदस्य बनते थे वो सब कलकत्ता के रहने वाले होते थे और सब एलिट क्लास के होते थे। बीजेपी ने क्या किया कि समाजी इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग किया कि गांव के एक आदमी को, मदीनापुर जैसे देही इलाके के आदमी को नेता बनाया, वो बैकवर्ड क्लास का था। और बीजेपी के जितने 2019 में जितनी सीटें आई हैं सब दलित बैकवर्ड क्लास से आई है। तो जो दलित है वो बीजेपी की तरफ, हाँ, बीजेपी ने उसको साधा है। अब बीजेपी तो जानती है कि ब्राह्मण वैसे मेरे साथ आ जाएंगे। मैंने किताब में एक चैप्टर है, इस किताब में एक चैप्टर आप पढ़िएगा, मेरा मजमून नहीं है, मैंने तर्जमा किया है उस मजमून का। ये उसका उन्वान है बंगाली अशराफी और बंगाल की सियासत। अच्छा, बंगाल के जो दलित हैं इनको किन जाति के नाम से यहाँ बुलाया जाता है? यहाँ कबायली ज़्यादा है। कबायली, उनका कुछ नाम हम है? नहीं, यहाँ अलग अलग 124 परगना में मतवा समाज एक बड़ा सा है जो बांग्लादेश से यहाँ आई है। 74 के बाद यहाँ आया है। हिंदुस्तान 47 के बाद नहीं आए, 74 के बाद आए हैं। कितने होंगे वो लोग? बड़ी तादाद है यहाँ पे, उनका 100 सीट पर उनका दबदबा है। और दूसरा कौन? और राजवंशी है जिनका 54 सीट पर कब दबदबा है। लोग भी ओबीसी में आते हैं, वो भी दलित कबायली में आते हैं, एसटी में आते हैं। इसी तरह से साउथ बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा ये इलाका है, ये लोग वहाँ से आते हैं। क्या नाम है, ये लोग संस्थाली है। मेरी किताब में आप पढ़ेंगे, इसमें है कि ओरिजिनल बंगाली कौन लोग? ये लोग उधर से आए हुए, तो यहाँ ये लोग भी बंगाली हैं। ये अच्छा, यहाँ पे बांग्लादेशी और बंगाली का बहुत तफरीक है। वो क्या है? वो ये कि जो लोग बांग्लादेश से आए थे, जो एलिट क्लास जो बांग्लादेश से आए थे, वो सब के सब काबिज हो गए हुकूमत पे। और जो यहाँ के मकामी थे, जो वेस्ट बंगाल के ओरिजिनल थे, वो पसे मतलब सिर्फ पूरे 70 साल में सिर्फ ममता बनर्जी और सिद्धार्थ शंकर राय और विधान चंद्र राय के अलावा जितने भी सीएम बने हैं सब के सब जो माइग्रेट से आए हुए बंगाली, और जितने भी वजीर बने हैं आप अंदाजा लगा लीजिएगा, एक भी वजीर तालीम बंगाल में दलित बैकवर्ड क्लास और मुसलमान का नहीं बना है। तो ये मैंने दिखलाया है कि कलकत्ता की जो उर्दू आबादी, जिनके पास दौलत था, जिनका फरमान आज भी दौलत है, तमाम होटल, बड़े बड़े होटल खाने के हैं, लेकिन इन आबादी ने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उनमें कलकत्ता के बच्चे नहीं पढ़ते हैं।
बहुत शुक्रिया। तो आप थे नुरुल्लाह जावेद साहब, जिनकी किताब मंजर आम पर आई है बंगाल के मुसलमान। इस किताब को पढ़िए, इसमें बंगाल का जायज़ा लिया गया है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके ख्यालात क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।